पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा स्पीकर का विधायकों को साफ संदेश, सदन में मोबाइल का प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट और महिला आरक्षण बिल पास कराएगी सरकार, सदन पर रखे जाएंगे विधेयक। विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की उठाई मांग। कांग्रेस बोली विधानसभा भर्तियों पर सिर्फ 2021 और 2016 वालों पर ही क्यों हुई कार्रवाई, पूर्व के कर्मियों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरे दिन कई प्रमुख बिल सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं स्पीकर की तरफ से विधायकों को स्पष्ट किया है कि वे सदन में मोबाइल का प्रयोग न करें, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई लगातार चल रही है। कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने पीठ को कड़ा संदेश दिया है और विधायकों को सदन में रहने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। सदन के पहले विधायकों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधायकों को भी हिदायत दी है। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि सदन में कोई भी विधायक मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा के सदस्यों ने विभागीय मंत्री से कई सवाल किए। पहला सवाल विधायक प्रीतम सिंह पवार ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से पूछा कि सरकार राशन कार्ड के धारकों को सस्ते दामों पर मिट्टी का तेल क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है, जिसके जवाब में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बागेश्वर जनपद को छोड़कर किसी भी जनपद में 2019 के बाद मिट्टी के तेल का उठान नहीं किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में भी मार्च 2020 से ही मिट्टी के तेल का उठान हुआ था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर मुख्य मुद्दा रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नियुक्तियों में भी आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट और धर्मांतरण व राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण संबंधी विधेयक को पास करवाएगी। विधायक उमेश कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण की पुरजोर मांग उठाई है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड के सबसे गंभीर मुद्दे पर सदन के पटल पर उमेश कुमार ने सवाल रखा है। उन्होंने राज्य के आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षण बिल 2015 जो कि राजभवन में पिछले 7 सालों से लंबित था, इस बिल को राजभवन द्वारा पुनः उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है, पर सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य आंदोलनकारियों के बीच निराशा व्याप्त है। वहीं एक संवादहीनता की स्थिति भी बनी हुई है, जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी की प्रमुख वजह है। उमेश कुमार का कहना है कि शहादतों के बाद बने इस राज्य में आंदोलनकारियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं की बदौलत हमें ये राज्य मिला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने वाली लेडी सिंघम के नाम से क्षेत्र में चर्चित पटवारी निधि थपलियाल ने मंगलवार को थाना मुनिकीरेती क्षेत्र के खारा स्रोत क्षेत्र में बल्ली लगाकर किए जा रहे अवैध कब्जे पर जेसीबी मशीन चलाई। साथ ही अन्य अवैध कब्जाधारियों को 2 दिन के अंदर अवैध कब्जे हटाने की चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें कि मंगलवार को पटवारी निधि थपलियाल को खारा स्रोत क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जे किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पटवारी ने नगर पालिका मुनिकीरेती के कर निरीक्षक अनुराधा गोयल सहित नगर पालिका कर्मियों की टीम और पुलिस के साथ जेसीबी मशीन लेकर खारा स्रोत नदी पहुंची और अवैध कब्जे को तुड़वाया। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण कर बनाए गए झोपड़ियों को भी 2 दिन में हटाने की चेतावनी दी है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर अपराध नियंत्रण हेतु उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। इसी अभियान में प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज सभी अभियोगों के अभियुक्तों वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ देहरादून द्वारा एक और शातिर गैंगस्टर इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में एसटीएफ द्वारा लगातार इनामी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि थाना कनकल हरिद्वार से वांछित अपराधी गुल्लू उर्फ तस्लीम, जो कि 10,000 का इनामी बदमाश है और सहारनपुर में रह रहा है, इसी के द्वारा सहारनपुर गागलेडी से दबिश देकर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
मंगलवार देर रात कोटद्वार पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बुलेट और एक पल्सर वाहन में शराब पीकर बिना हेलमेट मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर साइलेंसर से पटाखों की आवाज करने वाली बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लवी आस्टिल, प्रणव कोटनाला और अतुल सिंह को झंडा चौक के पास से गिरफ्तार कर दोनों वाहनों को धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि 45 वर्षीय राम सिंह ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते कमरे के लेंटर में बल्ली लगाकर डिश की तार से आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक के भाई प्रकाश ने बताया कि उसका भाई शराब का सेवन करता था। सोमवार की रात खाना खाकर वो सो गया था और मंगलवार की दोपहर जब वो नहीं उठा तो उसके बाद परिजनों को शक हुआ। जब अंदर लॉक खोल के देखा तो देखा कि राम सिंह लटका हुआ था, जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक नीरज चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली है। ये 112 पे सूचना आई थी, एक बिक्की नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा 112 पे सूचना दी गई थी। मैं दीक्षा अधिकारी के रूप में थाने में नियुक्त था और मुझे भी थाने से बताया गया कि ऐसे करके पूछड़ी में एक व्यक्ति ने फांसी खा ली है। तो मौके पे मैं और महिला उप निरीक्षक रेनू मेरे साथ गई और वहाँ के आसपास घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। मेरे द्वारा उनके पूछा गया तो उसका नाम राम सिंह सोहन लाल, उम्र लगभग 45 वर्ष बताई गई उनके परिजनों द्वारा और वो 15-20 साल से यहाँ पूछड़ी नई बस्ती में रह रहे हैं। वो मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं। वैसे मूल रूप से भगतपुर मुरादाबाद के रहने वाले हैं और आसपास के लोगों द्वारा उनके परिजनों द्वारा भी बताया गया कि वो शराब का ज़्यादा सेवन करता था और नशे का पूर्ण रूप से आदी था। कल लगभग 11:30 बजे उसने खाना खाकर और 12 बजे अपने घर को से बात करके वो सोया था और उसके बाद सुबह कम से कम लगभग 1-1:30 बजे जब वो नहीं उठा, कमरे से बाहर नहीं आया, तो उसको देखा गया तो काफ़ी आवाज़ लगाई तो नहीं उठा। तो वो घर का जो वेंटिलेटर होता है उसको तोड़ करके उसको अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि वो एक वायर से, केवल जो डिश की वायर होती है उससे लटका हुआ, उसको मौके पर हमने जाकर के उतरवाया। उतारने के बाद हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया क्योंकि कार्रवाई करने के लिए एक प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पहले हो जाता था कि भाई आप कैसे ग्रोथिस कर देते हो, तो आप डॉक्टर साहब को दिखाया, उनके द्वारा प्रमाण पत्र लिया गया है। प्रकाश, कोई ऐसी बात नहीं थी, अपना खाना पीना खा के सोए थे आराम से। कौन सोए थे? हमारे भाई। क्या नाम? राम सिंह सैनी। क्या हुआ? उसका मुझे तो सुबह पता चला है। क्या हुआ, उन्होंने लटके हुए थे, फांसी खा रखी थी। विकासनगर जौनपुर मुख्यालय थत्यूड़ के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का द्विवार्षिक जिला अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 6 खंडों के 80 लोगों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि इसके बाद जो है चुनावी प्रक्रिया अपनाई गई। चुनाव अधिकारी सुभाष देवलियाल, विक्रम सिंह रावत, लोकेश सारस्वत की देखभाल में चुनाव संपन्न हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष पद पर धनीराम तलवान ने 7 वोट से जीत हासिल की। धनीराम तलवान को 42 मत पड़े और उनके प्रतिद्वंदी राजेश उनियाल को 35 मत पड़े। महामंत्री पद हेतु जितेंद्र पवार ने 11 मतों से जीत हासिल की। उनके प्रतिद्वंदी दिनेश कोहली को 33 मत पड़े और जितेंद्र पवार को 44 मत पड़े। इसके अलावा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र लाल साहा, संयुक्त मंत्री पद हेतु अशोक कुमार जिला कोषाध्यक्ष, देव सिंह जिला संगठन मंत्री के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये जो हमारा आज द्विवार्षिक अधिवेशन जिला कार्यकारिणी का जनपद टिहरी गढ़वाल का द्विवार्षिक अधिवेशन था। मुझे मेरे मिनिस्टर साथियों ने पिछली बार भी मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था और इस समय मेरा यदि हो सकता है मेरा अच्छा व्यवहार रहा हो, मुझे दोबारा मौका मिला और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने सदस्यों को, जितना हो सकेगा मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी भरसक प्रयास करूंगा। ये द्विवार्षिक अधिवेशन अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन पे समापन इसका हुआ और यहाँ हमारे 6 खंडों ने प्रतिभाग किया और 6 खंडों ने प्रतिभाग किया, जिसमें लगभग 80 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई। मैं समस्त अपने खंडीय मिनिस्टर साथियों का हार्दिक दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सबसे बड़ी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाल ऐसी है जो कि वृद्ध अवस्था पर हम सब लोगों के काम आएगी। धन्यवाद करता हूँ पत्रकार बंधुओं का। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील से। खटीमा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बगुलिया गांव के निर्मल सिंह ने एसडीओ वन विभाग खटीमा तथा परगना अधिकारी खटीमा को एक शिकायती पत्र सौंपकर ग्राम बगुलिया निवासी कश्मीर सिंह द्वारा अपने जमीन की आड़ में वन विभाग की जमीन को विक्रय करने के संबंध में माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का अनुपालन और उनकी कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी।
निर्मल सिंह ने आरोप लगाया है कि कश्मीर सिंह द्वारा अपनी जमीन की आड़ में वन विभाग की जमीन को अवैध रूप से कुछ लोगों को बेचकर कॉलोनियां बसा दी गई हैं, जहां पक्के निर्माण हुए हैं, जिसकी शिकायत पर वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन पर भी लगातार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के संबंध में भी अधिकारियों से गुहार लगाई है। वहीं संतोष पंत एसडीओ वन विभाग खटीमा ने मीडिया को बताया कि इस मामले में माननीय हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनयरिया थाना के नीचे वन विभाग की जमीन, उसके बगल में कश्मीर सिंह का अपना निजी खेत सटा हुआ था। इसने वन विभाग की भूमि पर अपने खेत की आड़ में 1/2 खेत नंबर की आड़ में इसने और इसके परिवार ने वहां से खूंटा उखाड़ के जंगलात में आगे जाके गाड़ दिया, जिसमें वहां पर एक कॉलोनी बसा दी गई, जिसमें लोगों के घर बने हुए हैं, रिश्तियां की हैं। उसमें जंगलात जमीन पर चौहद्दी डालकर इन्होंने वहां पर घर बना दिए और बहुत लोग वहां बसे हुए हैं। इस आदमी ने वहां पर लोगों को ठगा है और इस पर कोई भी कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई, ना तो वन विभाग की तरफ से की गई। वन विभाग की मिली भगत करके ये काम हुआ है। उन्होंने कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की। मैंने सभी जगह इनको पेपर दिए थे, सभी कुछ वहां पर उनको प्रोजेक्ट करवाया था, लेकिन वन विभाग की तरफ से आश्वासन ही दिया गया कि हम इसकी संयुक्त पैमाइश करवाएंगे, जिसके लिए मैं अपने तहसील में भी मैंने एप्लीकेशन डाली, सीएम हेल्पलाइन में भी डाली, लेकिन उसके बाद भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में मुझे हाईकोर्ट जाना पड़ा, जिसका आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। 10 दिन में इनको कॉपी देनी थी। हमने कॉपी वहाँ पर रजिस्ट्री भी कर दी और उनसे रिसीविंग भी करवा ली, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में आपके द्वारा ज्ञान दिलाया गया, जो ऑफिशियल कॉपी जो होती है वो प्राप्त नहीं हो पाई है। आपके पत्र के क्रम में वंचिताधिकारी सुरई को निर्देश दिए कि वो वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, जैसे कि माननीय कोर्ट की प्रति प्राप्त होती है, नियमानुसार कार्रवाई करती है। नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देशन में विकासखंड कोटाबाग के चक पतलिया में कालाढूंगी प्रशासन द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कालाढूंगी उप जिलाधिकारी रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल में अधिकारी अधिक और फरियादी कम दिखाई दिए। जो ग्रामीण पहुंचे उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि ग्रामीणों को ग्राम प्रधान द्वारा चौपाल की कोई सूचना नहीं दी गई है। चौपाल में ग्रामीणों के द्वारा आवास योजना, सड़क डामरीकरण, सिंचाई, नहरों की समस्या, हाई स्कूल स्यात में बाउंड्री आदि समस्याओं से एसडीएम को अवगत कराया गया। कोटाबाग क्षेत्र में स्मैक आदि के बढ़ते प्रचलन की रोकथाम की भी मांग उठी। समस्या सुनने के बाद एसडीएम रेखा कोहली ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लिया हमारी सियात में चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 या 4 शिकायतें आई हैं। लगभग हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और अधिक शिकायतें यहाँ पे नहीं आई हैं। जो भी उनका समाधान उनका कर दिया गया है मौके पर। लोगों जिनको जानकारी मिली वो यहाँ पे पहुँचा है। हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा नाथू नगर। तो नाथू नगर में जो है हमारे यहाँ पेयजल की सिंचाई गुड़ की बड़ी व्यवस्था खराब है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं के पास से गुड़ जाती है पक्की नहर, और उसमें झाड़ी झंकारा पत्थर इतने गिरे हैं, पानी रुक रुक के आता है और नहर टूटने का खतरा अलग है। दूसरी समस्या ये है कि नवोदय विद्यालयों ने वो जगह घेर के रखी है, जबकि हम गांव वाले जाते हैं तो जाएं कहाँ से, वो आने नहीं देते हैं। तो वो रास्ता खुलाया जाए ताकि हम नहर की अपने यहाँ की गुड़ की देख रेख अच्छे ढंग से कर सकें। नहीं आए, इसका सारा दोष और सारा वो जाता है ग्राम प्रधान के ऊपर। आपको ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना दी गई थी? कोई सूचना नहीं मिली मुझे ग्राम प्रधान के द्वारा। हमारा जस्ट पड़ोसी है, ठीक है, और उसने सूचना नहीं दी हमें। कितने लोग पहुँचे? अधिकारी लोग ज़्यादा हैं और गांव के तो है ही नहीं। रामनगर के पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर ए.के. शुक्ला ने मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव के साथ 30 नवंबर 2022 को इज्जतनगर मंडल के नव विद्युतीकरण रामनगर काशीपुर कटघर मुरादाबाद रेलखंड का विशेष निरीक्षण किया, जिसके पश्चात शुक्ला ने कटघर मुरादाबाद से रामनगर तक गति परीक्षण भी किया। सड़क मरम्मत और सड़क डामरीकरण के नाम पर कई कंपनियां लगातार सरकार को करोड़ों का चूना लगा रही हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी में 121 रामनगर पौड़ी में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां जगदीश प्रसाद हुड्डा नाम की कंपनी को ठेका दिया गया है, जिसमें जगदीश प्रसाद हुड्डा की कंपनी ने बेजरों सूसी में मोबाइल स्टोन क्रेशर और हॉट मिक्स प्लांट लगा रखा है, जो कि एनजीटी के मानकों की धज्जियां उड़ा रहा है।
वहीं आपको बता दें कि कंपनी नयार नदी में जमकर अवैध खनन कर रही है, जिससे सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। वहीं मोबाइल स्टोन क्रैशर से जमकर बाजार में भी उपखनिज की कालाबाजारी हो रही है, जिससे सरकार को राजस्व में भी घाटा हो रहा है। आपको बता दें कि कंपनी एनजीटी के मानकों की धज्जियां तो उड़ा ही रही है, वहीं इसके साथ ही सरकार को भी करोड़ों का चूना लगा रही है। आखिर बड़ा सवाल यह है कि शासन और प्रशासन के किन अधिकारियों की मिली भगत हुड्डा कंपनी पर है, जो कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि कंपनी इतनी बेखौफ हो चुकी है कि रात में भी स्टोन क्रैशर लगातार चल रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण और वन्य जीव कर्मियों की नींद हराम हो रखी है। वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी रमेश बोडाई ने बताया कि आखिर नयार नदी में स्टोन क्रैशर लगाने की परमिशन कंपनी को किसने दी है। वहीं उन्होंने कहा कि रात दिन ये स्टोन क्रैशर यहाँ चलता रहता है, जिससे वन्य जीव और मानव जाति को लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं नयार नदी में इन माफियाओं ने खनन कर नदी का रुख ही मोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि क्या डीएम पौड़ी इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे। इसको 6-7 महीने हो गए और एक रिवर ट्रेनिंग के नाम से एक योजना आई थी उस टाइम, और इन लोगों को उस टाइम इनका पट्टा जारी हुआ था इन लोगों को जी। लेकिन अब मैंने सुना है कि पट्टा इनका नहीं है, लेकिन फिर भी ये खनन लगातार कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने ये जो पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में गांव वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। धूल 24 घंटे धूल हो, जो आसपास के गांव हैं वो लोग भी इनसे बहुत परेशान हैं। तो रात को भी चलता है क्रैशर यहाँ पे? ये रात को भी चलता है, रात को इनकी जेसीबी उतरती है नदी में और रात को ये खनन करते हैं। और क्रैशर तो रात दिन चलता रहता है इनका। पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, जंगली जानवरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जंगली जानवर रात भर आवाज़ जब आती है तो जंगली जानवर मतलब इनके प्रजनन में भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये क्रैशर बंद होना चाहिए, और जब तक ये क्रैशर बंद नहीं होगा, एक तो करोड़ों रुपए ये राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं बिना खनन का, मतलब बिना पट्टे का जो खनन कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान भी। तो ये माल बिकाते हैं यहाँ से जो इनका क्रैशर? हाँ, ये माल भी बिकाते हैं। अच्छा। मतलब हालांकि इनको बेचना मना है माल, क्योंकि अपने ही यूज के लिए इनको ये दिया गया था पट्टा, लेकिन ये लोग ले जाते हैं इनसे। तो कोई शिकायत नहीं की आपने कभी प्रशासन को? नहीं, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। एक बार मैं गया था इनके पास, तो इन्होंने बोला हमारा पट्टा है, हमने 16 लाख रुपए जमा कर रखे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।